नमस्कार। हरिभूमि टीवी के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लगातार जिला मुख्यालयों पर जाकर के, ब्लॉक स्तर पर जाकर के पत्रकारों से चर्चा कर रहे हैं कि किस विधानसभा सीट पर क्या होने वाला है, सरकार किसकी बनने वाली है, हरियाणा में बाजी किसकी हाथ आने वाली है। आज इसी कड़ी में हम हैं फतेहाबाद में। हमारे साथ हैं स्ट्रीट मेल के प्रबंध संपादक विजय मेहता जी, भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार विष्णु, दैनिक ट्रिब्यून के वरिष्ठ पत्रकार मदन गर्ग जी व हरिभूमि के ब्यूरो प्रभारी सुरेंद्र असीजा जी। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि फतेहाबाद और हरियाणा में क्या होने वाला है, विशेषकर हरियाणा में सरकार किसकी बनने वाली है और उसके पीछे कारण क्या है। मेहता जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, 4 दिन के बाद मतदान होगा, तो आपको क्या लग रहा है कि प्रदेश की सियासी बयार 2019 जैसी है या 24 में कुछ अलग अलग है? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, 2019 और 24 की मिजाज में तो बड़ा फ़र्क आ गया है जी। तब जैसे कि भाजपा ने नारा दिया था 70 पार का, जी 75 पार का, तो इस बार भाजपा ऐसा कोई नारा दे नहीं पाई है। जी जी जी। ना ही वैसी कोई स्थितियां हैं और एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है सभी हलकों पर। जी जी। जो उनके जीरो टॉलरेंस की बात, ये ठीक है कि जो मुख्यमंत्री थे वो उनकी ईमानदार छवि रही मनोहर लाल जी की जो पूर्व में थे। जी जी। लेकिन नीचे खास करके जो निकाय विभाग थे और अधिकारी थे और दफ्तरों में बड़ी लूटपाट की हालत रही, आम जन को बड़ी परेशानी हुई। जी जी। तो उस वजह से एक एंटी इनकम्बेंसी तो नज़र आ रही है पूरे हरियाणा में। तो उसका नुकसान तो इस बार लग रहा है कि भाजपा को उठाना पड़ेगा। विष्णु जी, आपसे जानना चाहूँ तो मैं, क्योंकि भाजपा ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री बदला, नायब सैनी को इसलिए बनाया कि एक बीसी बड़ा वोट बैंक है प्रदेश में, 22%, 23%, कोई आंकड़ा फिक्स तो नहीं है, लेकिन अनुमान ये है कि इतना वोट है कि वो भाजपा की झोली में आ जाएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव में ऐसा हुआ नहीं, बराबरी में जाके छूटा, 5 सीटें भाजपा की, 5 कांग्रेस की। तो आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में इसका कुछ असर हो सकता है? देखिए सर, इसका जो आप वोट बैंक जिसकी आप बात कर रहे हैं जी, वोट बैंक को अगर हम उस तरीके से देखें तो लोकसभा चुनाव में 5-5 सीटें आई जैसे दोनों पार्टी जी, तो उसमें अगर उसको विधानसभा वाइज हम देखें जी, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं था दोनों पार्टियों में। जी, तो उस वोट परसेंटेज की जिसकी आप बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस टाइम साइलेंट मोड में भी काफ़ी मात्रा में वोट है। अच्छा, ये बात ठीक है कि एक तरीके का शोरगुल है, लेकिन इस बीच हमें उस वोटर को भी ध्यान से देखना चाहिए जो साइलेंट रूप से बैठा है जी, और अभी आज से कल से वो अपना दिशा लेना रंग दिखाना शुरू करेगा। जी, हाँ, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस के एक वेव है जी, लेकिन एक मैं ये जो फैक्ट मानता हूँ कि 1 तारीख को चुनाव होना था, जी, ये 5 दिन का जो गैप आया है बीच में, जी, चुनाव आगे गया है, जी, इसके अंदर काफी तरीके से चीजें बदलती हुई दिख रही हैं। तो ये आने वाले 3-4 दिन जो है मैं समझता हूँ बड़े महत्वपूर्ण है। अच्छा जी, लोकसभा चुनाव में 5-5 का मुकाबला छूटा, ये माना जा रहा था कि बराबरी का ही है मुकाबला, लेकिन कांग्रेस ने एक लगातार बूम क्रिएट किया कि 5 सीटें छीन ली है, अगली सरकार हमारी है, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे वो कुमारी शैलजा हो, एक बूम क्रिएट कर दिया गया और उस बूम का असर भी विधानसभा चुनाव की शुरुआत में दिखाई दिया। आपको लग रहा है कि वो बूम अभी भी है? फतेहाबाद जिले में 3 सीट पड़ती हैं, टोहाना, रतिया, फतेहाबाद। जी, रतिया में और टोहाना में कांग्रेस का अभी भी पूरा बूम है। लोकसभा चुनावों की तरह ही बड़ी बढ़त ले रही है जी, कांग्रेस, रतिया में भी, टोहाना में भी। जी, फतेहाबाद में इस समय कांटे की टक्कर बताई जा रही है। जी, हालांकि शुरुआती दौर में पहले चरण में कांग्रेस 20,000 से ज्यादा मत आगे थी, लग रहा लेकिन था। धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा जी, वो लीड कम होते गई, अब बराबर पे आ खड़ी हुई है। अब आने वाले 1-2 दिन, जैसा कि विष्णु जी ने बताया, 1-2 दिन में अब एक डेरा फैक्टर है, जी, आज उनकी मीटिंग थी, उनको बेल भी दे दी गई है, वो बाहर भी आ गए, जी, डेरा वाला फैक्टर काम करेगा। जी, 3 से 4 हजार डेरा के वोट एक मुश्त सीधे बढ़ेंगे, अच्छा, जो सारा चुनावी समीकरण बदल देंगे। जी, अब हार रहेगी 2009, 2014, 2019 की तरह, जी, या 3,000 या 3,000 से इधर या 3,000 से उधर। भाजपा और कांग्रेस में दोनों में सीधा मुकाबला है। बाकी रह गया आजाद उम्मीदवार काका चौधरी, जी, जितने वोट ले जाएंगे, 5,000 तक ले जाते तो उसका नुकसान धूड़ाराम भाजपा के धूड़ाराम को था।
जी 5 से और जितना भी बढ़ते हैं, 1 मत बढ़ते हैं, 15,000 ले जाते हैं, बाकी 10,000 सीधा कांग्रेस को नुकसान अच्छा सीधा। इसके अलावा एक 3 जाट कैंडिडेट हैं, जज्बा के जाट कैंडिडेट हैं, इनेलो के भी। जी वो जितने भी दोनों उम्मीदवार मत लेंगे वो सारा नुकसान कांग्रेस को है। अच्छा कांग्रेस 3 तरह से गिर गई है और ढूंढ रहा हूँ या कांग्रेस या भाजपा आगे बढ़ रहे हैं लगातार। दरअसल मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि प्रदेश की सियासत में ना एक अलग तरह का ट्रेंड दिखाई दिया इस बार के चुनाव में। अगर आप देखोगे एक ऐसा वोट था जिसको बोलते थे कि शोर करने वाला वोट, बाजना वोट, जिसको इनेलो का वोट बैंक था, तो वो वोट बैंक कांग्रेस के पास है। कांग्रेस का शोर बहुत हुआ। आपको लग रहा है कि वो शोर बेनिफिशियल होगा कांग्रेस के लिए? लोकसभा चुनाव में तो 5 सीटें दे गया वो शोर। सर शोर वहां तो बना सकता है जी लेकिन ज्यादातर पे रिजल्ट अलग होती है। हमेशा देखा गया है जो जाट वोटर है वो मुखर वोटर होता है, वो हमेशा ही सबसे ज्यादा, भले ही इन लोगों के समय की बात है या आज कांग्रेस की बात है, जी। वो शोर हमेशा से ही ज्यादा बचाता है। जो साइलेंट वोट है वो नहीं सोच रहे। इस चुनाव में जो लोकसभा का लगभग 4 महीने पहले इलेक्शन हुआ जी। है और इसमें तो मेरे को सबसे बड़ा फर्क नजर आ रहा है। जी लोकसभा के अंदर जो एससी वोटर था वो बीजेपी से काफी हद तक छिटक गया था, जी लेकिन इस विधानसभा इलेक्शन में ये लग रहा है कि कुछ एससी वोट वापस आया है। उसके पीछे कारण सबसे बड़ी है कुमारी सैलजा, जी कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता है सैलजा। और जो क्लास ए कैटेगरी है एससी के जी। अंदर चमार जाति से संबंध कर रखती है, जी। जो वो अपने अफसरशाही में जी या कहीं भी एक नंबर पे रही है, जी जी हमेशा ही डोमिनेट कम्युनिटी रही है ये, जी वो कम्युनिटी ढूंढ राज है। उस चीज का हम हमारे हलकों में भी देख रहे हैं, कम से कम हमारे जिले में तो हम देख रहे हैं, जी जी ये पूरे हरियाणा में है। पूरे तो सीन चेंज है। आज के दिन सट्टा मार्केट है या हवा है या शोर है, कुछ कहे, लेकिन इतना आसान मैं नहीं मानता कांग्रेस के लिए भी सत्ता में आना वापसी आसान नहीं। मतलब कि एक चीज़ मैंने नोट की, अगर पहले हम लोग चुनाव होते थे ना कास्टिज्म पे लड़ा जाता था, आप पिछले 2 चुनावों का ट्रेंड देखें, ट्रेंड बदला है, अर्बन और रूरल के बीच में चला गया है। रूरल जो वोट है वो एक तरफ हो जाता है, अर्बन वोट एक तरफ हो जाता है। विशेषकर किसान आंदोलन के बाद एक वेव चली कि वो जो किसान बेल्ट है या फिर जो रूरल बेल्ट है, बेसिकली किसान रूरल बेल्ट में ही आता है, तो वो अलग ट्रेंड पकड़ गया और अर्बन अलग पकड़ गया। विधानसभा चुनाव में भी आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, ये असर तो देखो, जो शहरी वोटर है जी वो आमतौर पे व्यापारी वर्ग पहले हमेशा भाजपा के साथ रहता था, जी तो इस वजह से ये माना जाता था कि इनेलो और कांग्रेस को गांव के वोटर वोट करते हैं जी और शहर वाले इसको करते हैं। लेकिन इतना भी वो बात नहीं है कि दोनों इसी बात पे चुनाव हो रहा हो, शहर वर्सेस ग्रामीण। जी ऐसी भी कोई स्थिति मुझे तो नज़र नहीं आती जी कि इस तरह से होगा। ये ठीक है कि मुद्दे गौण होते जा रहे हैं, आखिर में अब ये बात हो गई है कि फलां आदमी को कौन हरा सकता है। अच्छा मतलब एक मरोड़ तोड़ने वाली बात हो रही है। शुरू में जो मुद्दे चले थे महंगाई के, बेरोजगारी के, जी और वो मुद्दे पीछे हटते जा रहे हैं। अब तो बस बात यहाँ आके सिमट रही है कि इस आदमी को कौन हरा सकता है, इसको कौन जिता सकता है। अच्छा धीरे धीरे चुनाव जो है मुख्य 2 पार्टियों में ही सिमटता नजर आ रहा है। नहीं, ये चुनाव कांग्रेस और भाजपा में सिमट रहा है। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि 10 सीटें ले गई थी पिछली बार जननायक जनता पार्टी, इनेलो, आम आदमी पार्टी भी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उनका कुछ वजूद रहने का लग रहा है आपको कि कुछ रहेगा? देखिए, मुझे जननायक जनता पार्टी तो सिर्फ डबवाली में, उचाना में एक आध सीट पे मुकाबले में नज़र आ रही है। जी हाँ, इनेलो जो है जैसे रानिया में और डबवाली में, एलनाबाद में, और इनेलो का सरसा में भी हलोपा के साथ गठबंधन है, हाँ। वहाँ मुकाबले में है। नरवाना। इसके बाद नरवाना में है या बरवाला में है। बरवाला में संजना मुकाबले साथ में। मुकाबले में हाँ, जी। संजना सात रोड आपके उधर वो भी हाँ। पूरे मुकाबले में है। जी उधर एक सीट यमुनानगर में भी इनेलो मुकाबले में दिलबाग है। सिंह समधी लड़ रहे हैं दिलबाग सिंह उनके समधी है, वो भी मुकाबले में है। एक सीट नूह जिले में है, वहाँ भी वहाँ भी इनेलो मुकाबले मुकाबले में है। अटेली में इसके भी मुकाबले अलावा- में है, अतर सिंह ठेकेदार वो काफी हाँ। फाइट कर रहे हैं। नरवाना इसके में अलावा भी। नरवाना मैंने बता दिया। विजय इसके रानी अलावा है। जो ज़्यादा कई सीटों पर इनेलो मुझे नज़र नहीं आ रही है। जी और आम आदमी पार्टी का भी कोई ऐसा उम्मीदवार नज़र नहीं आ रहा कि जो जीत दर्ज करेगा। जी इसलिए जजपा और आम आदमी पार्टी तो मुझे नहीं लगता कि कोई जीत पाएंगी सीटें। कोई बाई चांस कोई मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट में
कहीं कोई सीट निकल जाए तो अलग बात है, जी नहीं तो उम्मीद बड़ी कम है। जी 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 विष्णु जी, अब चुनाव, जैसा मेहता जी बता रहे थे कि चुनाव अब मुद्दों पे नहीं रह गया है, वो फड़क निकालने वाला जो हरियाणा का विषय कल्चर है, वो जींद भिवानी हिसार के आसपास जो कल्चर है कि सामने वाले की फड़क निकालनी है, उसी पे चुनाव रह गया है। तो आपके तो पुराने विधायक हैं लगातार, दुड़ाराम, वो फड़क निकालने की चपेट में है या नहीं है? दरअसल यहाँ पे अगर बात करें तो फड़क निकालने वाला फतेहबाद में सीन नहीं है जी। लेकिन हमारे टोहाना में ये बड़ा सीन है जी, फड़क निकालने का, जिसको हाँ। यहाँ हमारे लोकल कहते हैं सरिया निकालना। सरिया निकालना, जी जी, नार से हाँ, पिछली बार एक बराड़ा जी के साथ हुआ। अच्छा, बराड़ा जी प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी के और हल्के को टाइम कम दे पाए वो, जी, तो एक ट्रेन लोगों में एक विचार बन गया कि बराड़ा जी की तो नाड़ में सरिया हो गया, अच्छा, तो उनको 50,000 से ज्यादा वोटों से हारना हार पड़ा, गया लोगों ने। जी, अब वो वहाँ बीजेपी से लड़ रहे हैं देवेंद्र बबली, जो जजपा के हाँ, मंत्री रहे हैं, पंचायत मंत्री थे, पंचायत मंत्री भी रहे। जी। अब उनके लिए भी यही ट्रेंड चल रहा है अच्छा कि इनके तो गड्ढर है, उसके अच्छा। सरिया था। अच्छा, तो इस तरीके का जो चल पड़ा हाँ। है उसका बड़ा इफेक्ट है लोगों में। अच्छा, और पूरा लोगों के अंदर वो एक स्लोगन के रूप में चल पड़ता है, जी। वोटों पे बड़ा असर पड़ता है कैंडिडेट के, उसको लेके कैंडिडेट को बार बार मतलब कन्विंस करना पड़ता है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, अच्छा, तो वो बड़ा चलता है। लेकिन फतेहबाद में कम है ये, फतेहबाद में ऐसा ट्रेंड नहीं। फतेहबाद में ऐसा नहीं है। असली जी, एक चीज और भी देखने को मिली है इस चुनाव में ना, मुख्यमंत्री के दावेदार बढ़ गए हैं। भाजपा ने नायब सैनी को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया, बाकायदा गृह मंत्री अमित शाह ऐलान करके गए। इसके बावजूद राव इंद्रजीत ने ऐलान कर दिया कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूँ, अनिल विज ने भी ऐलान कर दिया। कांग्रेस में तो ऑलरेडी क्लैश है ही, रणदीप सुरजेवाला ट्वीट करके बता रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूँ, शैलजा भी हैं, हुड्डा भी हैं। तो जब ये तय हो चुका कि नायब सैनी बनेंगे, उसके बावजूद ये कैसे चर्चाएं आ रही हैं कि मुख्यमंत्री बदल भी सकते हैं ये लोग? अनिल विज का एक बड़ा चर्चित बयान हुआ कि मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, हालांकि कहेंगे तो मैं 6 बार विधायक बन चुका हूँ। लोग इसको पंजाब की तर्ज पर जोड़ के देख रहे हैं जी कि इनको हार मिली थी, लोकसभा में हार मिली, नायब सिंह सैनी बदले गए, खट्टर की स्थान पर नायब सिंह सैनी लाए गए, जी, तब इनको सीटें इतनी नहीं मिल पाई जितनी इनको उनकी थी। ये तो 11 कह रहे थे कि 11 सीटें हमारी आ 11 रही सीटें आई, हैं। उसमें से 5 आई। जी, तो अब उनको नहीं लगता किसी को भी कि नायब सिंह सैनी टिके रह पाएंगे। अब अच्छा, अपना जात के हिसाब से, पुराने हिसाब से दावा जता रहे हैं जी। ताकि उनको बदल कर आगे भाजपा फिर स्थापित हो सके। अच्छा, तो ये ऐसा तो नहीं कि अपनी सीट पक्की करने का एक जंग है? ये भी है, भाईजान के टाइम पुराने समय में आदमपुर में यही आवाज उठती थी कि हमारा जब एमएलए नहीं हमारा तो सीएम बनेगा। हाँ, अब उन्होंने वो प्रणाली अडॉप्ट कर ली है कि हमारा जब भी जो हमारा ये जीतेगा, एमएलए नहीं जीतेगा, सीएम ही जीतेगा। तो हो सकता है वो जीत के चक्कर में अपने अपने सारे बयान दे रहे हैं। रवि साहब, एक बात ये जानना चाहेंगे हम लोग ना कि लगातार ये चर्चाएं थी कि अगर मुद्दों पे चुनाव हुआ तो कांग्रेस भारी पड़ सकती है, अगर प्रभाव पे चुनाव हुआ तो भाजपा भारी रहेगी। अब चुनाव मुद्दों पे है या नहीं है अभी? महेंद्र जी, मुद्दे तो पहले बताया ना उन्होंने कि जी। मुद्दे गौण हो गए हैं। अगर मुद्दे होते जी तो आज के दिन इस प्रदेश के लिए जी जो जीवन रेखा मानी जाती है SYL, जी आपको याद होगा, दर्शकों को याद होगा जिनकी उम्र 50+ है, जी 1986 में SYL को लेके न्याय एक आंदोलन चला था, न्यायिक चला था देवीलाल जी ने। न्याय युद्ध चलाया था देवलागा, पूरा हरियाणा उसके पीछे हो गया था। जी और एक सीएम की बलि देनी पड़ गई थी कांग्रेस को जी कि भजनलाल को हटा के बंसीलाल को जाए, और दिन रात करोड़ों रुपए का खर्चा करके, नहरों की खुदाई करके, जी गांव गांव से बसें ले जाके नहरें दिखाई गई हैं। लेकिन लोगों की इतनी ज्यादा नाराजगी थी कि कांग्रेस को 4 सीटों के लिए भी तरसना पड़ा अगली बार इलेक्शन हुआ। जी और अब देखो आप, मुद्दे की बात है कि SYL ने हरियाणा के हक में फैसला दे दिया, जी लेकिन दुर्भाग्य देखो हरियाणा का कोई पॉलिटिकल पार्टी आज उसको मुद्दा नहीं बना रही। नहीं बना जी कहीं भी मुद्दा नहीं है SYL का। मुद्दा वही बात है, लास्ट टाइम में आके मुद्दा हो जाता है, वही उस पर्सनल पे आ जाता है। जी अब जीरो टॉलरेंस नीति पे आई बीजेपी से लोगों की अपेक्षाएं बहुत थी, जी लेकिन जब धरातल पे गए, पोर्टल बनाए इस सरकार ने हरियाणा में, जी जो विपक्ष कहता है ये पोर्टल की सरकार थी, जी पोर्टल बनाए सहूलियत के लिए, लेकिन उन पोर्टल में जो कमी थी, उन कमी को दूर करवाने के लिए जब मैं नगर पालिका में गया, पहले तो मेरी अफसर ने सुनी जी। नहीं, फिर उसने मेरे को इतनी रिश्वत ली, जब उसकी शिकायत की गई
मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक पर्सनल दोस्त, जी मेरा एक निजी दोस्त जो एनिमेंट पर्सन था सीएम विंडो के अंदर, बोला हमने सीएम को कंप्लेंट करी कि हमने इस अफसर की कंप्लेंट करी है। खट्टर जी की क्या कमी थी सबसे बड़ी रही, जी खट्टर जी ने कभी भी अपने वर्कर की, अपने एमएलए की नहीं सुनी, उन्होंने अफसरों की सुनी। अफसर शाही हावी होगी, जी लोग परेशान हो गए, वो एंटी इनकम्बेंसी अब भुगतनी आएंगे, अब भुगतनी पड़ेगी इनको। जी। अब जहां तक आप कहते हो सीएम बदला, सीएम बदलने से अभी तक वो खट्टर जी के प्रभाव से निकल नहीं पाया कोई भी, अच्छा तो पता ही नहीं लग रहा किसी को। किसी अभी को तक तो ना नायब सैनिक को अभी तक मौका अभी मिला, तो उनको खुद ही एहसास नहीं हो रहा असा उनको खुद ही एहसास नहीं हुआ। क्यों? पहले लोकसभा के लिए वो लगी, क्योंकि वो चुनाव हजार सीटें में- लगी, चुनाव अब ये में- लगी, उनको खुद को ही एहसास नहीं हो रहा कि मैं सीएम बन गया। मेहता जी, एक बात बड़ी चर्चित हो रही है, भाजपा ने नारा दिया बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी मिली। कांग्रेस लगातार ये प्रचार करती रही कि हरियाणा नंबर 1 हो गया बेरोजगारी में। एक डाटा भी आया, उसमें 33% के आसपास बेरोजगारी दिखाई गई। तो बेरोजगारी का मुद्दा भी है चुनाव में कहीं। देखो ये बातें ना दोनों सच हैं, जी बिना पर्ची बिना खर्ची वाली बात भी सच है। जी भाजपा में इसमें कोई शक नहीं कि इस सरकार में बड़े गरीब लोग नौकरियां पा गए, जी जिनकी कोई उम्मीद नहीं थी, जो सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे को नौकरी मिल सकती है। जी जी ये तो वास्तव में वो एग्ज़ाम दे के आते थे, उसी रात को ही रिजल्ट आ जाता था। जी ये तो बहुत एक इस सरकार में अच्छी बात थी कि नौकरियां मिली। नौकरियां मिली, लेकिन नौकरियां जितनी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी नहीं मिली। अब जैसे कि 2 लाख सैंक्शन तो पद खाली पड़े हैं, जी जी बड़ी उम्मीद कर रही थी हर आदमी के ये परमानेंट पोस्टों पे भर्ती करेंगे, लेकिन इस सरकार ने जब से ये 6th-7th पे कमीशन आए ना, उसके बाद कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जो इतनी सैलरी रिस्क ले सकती झेल हो। सके जी कि परमानेंट रख के। तो इसके लिए इन्होंने HKN का बीच का रास्ता निकाला और वो कौशल रोजगार निगम के थ्रू हाँ। कच्ची भर्तियां बहुत सारी करी हैं। जी। और आपने देखा होगा ग्रुप डी में जब एग्ज़ाम देने गए तो PhD बच्चे वहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए गए हुए थे। तो ये बेरोजगारी का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि आप पीएन माली और बेलदार के लिए कोई PhD पोस्ट ग्रेजुएट बच्चा वहाँ लाइन में लगा हुआ है। जी। तो बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा है। अगर इस पे जल्दी किसी जो भी सरकार आएगी नेक्स्ट, किसी ने अगर इस पे नई गंभीरता से सोचा तो ये भी मान के चलिए कि हमारे यहाँ क्राइम बहुत बढ़ने वाला है। जी अगर हम बेरोजगारी पे भी नियंत्रण नहीं करेंगे तो इस प्रदेश के हालात भी बहुत बिगड़ने वाले हैं। लेकिन कोई सरकार ये चाहे, अब कांग्रेस सरकार कह रही है कि हम 2 लाख परमानेंट पोस्ट भरेंगे और इतनी नौकरियां देंगे, मुझे लगता नहीं कि किसी के बस की बात है ऐसा कि संभव इतने, मुझे लगता नहीं है। जी। लेकिन कोई और रास्ता हो सकता है कि इंडस्ट्रियलाइज किया जाए इस प्रदेश को, जी ताकि लोग और जॉब, प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल सकें, सेल्फ स्टैंड हो सकें लोग। उस तरह से कोई रास्ता दूसरा अख्तियार किया जाए, नहीं तो हालात बड़े बिगड़ सकते हैं। विष्णु जी, एक अग्निवीर योजना भी थी, भाजपा ने बड़ा प्रचार किया कि ये फायदेमंद है, लेकिन अब बाद में ये कह दिया, इवन की गृह मंत्री ने भी ऐलान कर दिया कि अग्निवीर को हम नौकरी देंगे परमानेंट। उसके बाद तो अग्निवीर का मुद्दा भारी पड़ सकता है कांग्रेस पर, भाजपा पर, सॉरी। सर, अग्निवीर एक मुद्दा एक समय के लिए था जी और यूथ ने उसका विरोध भी किया था एक बार के लिए। जी। लेकिन धीरे धीरे वो मुद्दा अब इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो पर्ची खर्ची वाली बात है, अब बीजेपी का यदि आप कैंपेन देखें पिछले 5-6 दिन से, जी टोटली फोकस इस पे किया जा रहा है। जी और यूथ वोटर करीब 46-47% यूथ वोटर है, अंडर 40। जी तो सीधा सीधा उसको टारगेट किया जा रहा है कि बिना खर्ची पर्ची। और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं असर भी डाल रहा है चुनाव के ऊपर, जो चुनाव का अच्छा। सिनेरियो थोड़ा बहुत चेंज होता दिख रहा है। बीजेपी का टोटली फोकस इस चीज़ के ऊपर अब आ रहा है धीरे धीरे। अग्निवीर का अभी इतना कोई चर्चा हमारे यहाँ लोकल तो नजर नहीं है। अजय जी, बड़े बड़े दावे हो गए हैं 2100 रुपये महिलाओं को देने के लिए। पहले कांग्रेस ने 2000 रुपये कहे, कांग्रेस ने, भाजपा ने उसको 2100 रुपये कह दिया, 6000 रुपये पेंशन का ऐलान कर दिया गया, स्टेट पर 4 लाख रुपये कर्ज ऑलरेडी है। तो ये कैसे संभव है? ये संभव हो सकता है? आपको लग रहा है कि ये संभव है ये घोषणाएं? ये ना पब्लिक को बरगलाने के लिए ऐसी घोषणाएं की जाती है। आपको याद होगा 2019 के इलेक्शन में जजपा ने भी कहा था काउंसिल ऑफ एक्शन करेंगे, जी। लेकिन जब सरकार मिली जुली सरकार बनी भाजपा के साथ, तो उन्होंने ये 200-250 रुपए वो ईयरली बढ़ाने शुरू ईयरली बढ़ाने शुरू कर दी। जी। मुझे लगता है इनके भी यही रहेगा। एक तो ये मिनिमम लिमिटेशन रख देंगे, उनकी इनकम वार्षिक आय 80 होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए, जी उसके BPL कार्ड होना चाहिए,
उसके अलावा इनके इतना प्लाट, इनकी खेती की ज़मीन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये 2000 शुरू करेंगे जी। या 1000 शुरू करेंगे, या जैसे 500 सिलेंडर वाला, सिलेंडर के लिए शर्तें बहुत ज़्यादा हैं। हाँ। अब वो 20% लोग पूरे नहीं कर पा रहे। सिलेंडर के लिए पहले उसमें फिलिंग के पोर्टल में जाओ, हाँ। फिलिंग कराओ, फिर बैंक में जाओ, खाता अपडेट कराओ। जी। तो ये बहुत मुश्किल प्रोसेस है। और इसके अलावा और बड़ी बात करें तो इतना सरकार का बजट ही नहीं है। हाँ वही तो, क्योंकि वो पर एक 18 वर्ष से लेकर 60 साल तक 2000 रुपये या 2100 रुपये, जी पेंशन 6000 रुपये, इसके अलावा भी काफ़ी घोषणाएं की गई हैं। जी 25 लाख सिलेंडर का इलाज फ्री है। 25 लाख, ये पॉसिबल है ही नहीं। ये सब चुनावी वायदे हैं। बाद में इनको इनके टर्म एंड कंडीशन ऐसी रख दी जाएंगी कि इसको हर कोई आदमी लाभ नहीं ले पाएगा इनका। दरअसल मैं इस समापन पे आ रहा हूँ, क्योंकि आपको क्या लग रहा है लास्ट में कि पूरे प्रदेश का अगर हम गणना करें, आप प्रदेश की सियासी नब्ज को बढ़िया तरीके से समझते हैं, हवा में आपको पलड़ा किसका भारी लग रहा है? नहीं, पलड़ा तो कांग्रेस के भारी लग रहे हैं, कांग्रेस का भारी इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जी, जी। क्यों, एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा है जी। बीजेपी की। और सेकंड, जो इनेलो वो पिछले इलेक्शन में एक पे आ गई थी, एक पे आ गई। वो भी बढ़ती नजर आ रही है। जी उसके अलावा आप पार्टी है, वो भी दखलंदाजी कर रही है, हालांकि कहीं नजर नहीं आ रहा अभी तक। जी हालांकि अरविंद केजरीवाल इस हार गई हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं, जी उनको पंजाब ने स्वीकार कर दिया, दिल्ली ने कर दिया। जी 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 तो सरकार तो साइड बना जाए कांग्रेस, जी। लग तो ये रहा है आज के दिन। तो माता जी आपको क्या लग रहा है कि किसकी तरफ पलड़ा झुक सकता है? नहीं, जैसे गर्ग साहब ने कहा कि या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाजपा पिछले चुनाव की तरह की किसी से इनेलो से गठबंधन करके या आम आदमी पार्टी या कुछ और या निर्दलीय मिला करके सरकार बना सकती है? देखो, अगर आप इलेक्शन गौर से देखो ना, जी। गठबंधन तो आपको नजर आएगा अभी भी। अच्छा। मतलब ये ठीक है, अभी रिकॉर्ड में नहीं है, जी। गठबंधन तो बहुत सारी सीटों पे चल रहा है, चुनाव में ही चल रहा है। चुनाव में अभी भी चल रहा है। ये ठीक है कि एक दूसरे को गालियां भी बड़ी जबरदस्त तरीके से दी जा रही हैं। जी भाजपा को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, जी। क्योंकि ये जो आखिर के 4 दिन होते हैं, ये हमेशा माना जाता है कि सरकार के होते हैं। जी। और फिर भाजपा तो एक ऐसी पार्टी है जो किसी भी चीज को, कोई भी रुख बदल सकती है, एक बात पे, एक मुद्दे पे, छोटा सा भी कोई ऐसी इशू क्रिएट करके, जी। मतलब कुछ भी बड़ा भी करके जो दुर्भाग्यपूर्ण भी हो सकता है। जी। मतलब वो कहाँ तक, किसी लिमिट तक ये पार्टी जा सकती है, बदलने में इन लोगों को कोई स्थान ही नहीं है। जी। लेकिन अगर आज की स्थिति हम जहाँ आज बात कर रहे हैं 4 दिन पहले मतदान से, जी। तो आज तो निसंदेह कांग्रेस बड़ी कंफर्टेबल मेजोरिटी में आ रही है और आराम से सरकार उनकी बनती नजर आ रही है। विष्णु जी आपको क्या लग रहा है? देखिए सर, जैसे मेहता जी ने कहा कि किसी मुद्दे को भुनाने में जी बीजेपी नंबर 1 है, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे वो शैलजा जी का मुद्दा था, जी। शैलजा जी जैसे साइलेंट हुए, आप देखिए बीजेपी ने किस तरीके से उस चीज को भुनाने की कोशिश की। जी। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब डेरा मुखी को पैरोल दे दी गई है। पैरोल दे दी गई है। इसका असर पूरे स्टेट में पड़ेगा। हाँ। हर सीट पर हमारे फतेहाबाद जिले की टोहाना में सबसे ज्यादा, उत्तर भारत में टोहाना में सबसे ज्यादा इनके दो प्रभाव तीन है। इशू हुए हैं, जैसे कांग्रेस के कई प्रत्याशियों ने इल्जाम दे दिया कि नौकरी ऐसे देंगे, जी, जी, वैसे जी। देंगे, उस चीज को भी बुला रही है पार्टी। तो इस चीज ने, जो एक चर्चा थी कि कांग्रेस को 70 सीटें ले जाएगी, फिर 60 की बात चल पड़ी, जी। अब वो चीज 2-3 दिन से कम हो रही है। गौण हो गई है। तो वो अब सब कह रहे हैं सरकार तो बनी जाएगी, अच्छा। वो नहीं कह रहे कि इस तरीके से 60 सीटें आ जाएगी, वो आ जाएगी। तो कांग्रेस के लिए इस समय जरूरी है कि इस मोमेंटम को 5 तक कैसे वो मेंटेन करके रखते हैं। मेंटेन कैसे करें। बीजेपी के लिए अवसर है। अजीत जी आपको क्या लग रहा है, पलड़ा कहाँ झुकेगा इस बार? जैसे सभी अभी यहाँ कह रहे हैं जी कि कांग्रेस का ज्यादा है इस समय माहौल, जी और अब और बढ़ेगा धीरे धीरे। 1-2 दिन और रहेंगे। जी कुछ प्रचार धुआंधार कांग्रेस के हो रहे हैं। हालांकि यहाँ फतेहाबाद में तो बड़े नेता नहीं आए किसी भी पार्टी के, जी लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस 50 के पार सीटा का दावा किया जा रहा है। सट्टा बाजार है, लोकल सट्टा बाजार है, फलोदी बाजार में 50 सीटों से ज्यादा दिखा रहे हैं इनकी मैं कांग्रेस। एक बात और इससे आगे की पूछ लूँ आपसे, लगातार क्लैश है शैलजा और हुड्डा। वो राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि शेरों के हाथ मिलवा रहा हूँ, तो शेरों के हाथ मिलवाए जा रहे हैं। सरकार आने के बाद, मान लें बहुमत आने के बाद, आप क्या देख रहे हो तस्वीर?
इनका तो मेन हाई कमांड पे डिपेंड करेगा। जी मैंने वैसे सारे जितने भी इन्होंने टिकटें बांटी है उसमें बताते हैं 34 तो खुद हुड्डा साहब के पर्सनल है, 72 72 पर्सनल है, जी 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 वो कहीं भी नहीं जाएंगे वो। और रही शैलजा की, इनको 7 टिकटें दी गई हैं, सुरजेवाला को भी इतनी ही दी गई हैं, जी जी तो चाह के भी नहीं बन पाएंगे अपनी मर्जी से। तो अब जहाँ शक्ति प्रदर्शन करेंगे तो हुड्डा साहब सबसे पहले आके नजर आएंगे, जी। तो चाह कर भी इनकार नहीं कर सकते। ये थे वो 4 दिग्गज जो प्रदेश की सियासी बात के बारे में आपको बता रहे थे। इनका कहना साफ साफ था कि बदलने वाला है, बहुत कुछ चेंज होने वाला है। अगले प्रोग्राम में नई जगह पर नई दिग्गजों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।